हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर एक महीने की बैंकिंग अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की आज के इस क्वेश्चन के साथ। वेयर इज़ द वी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट लोकेटेड? वी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, नोएडा, गुरुग्राम, हैदराबाद या फिर तिरुवनंतपुरम। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्दी से कर दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। Which agency observes Vigilance Awareness Week during the week in which 31st October, the birthday of late सरदार वल्लभ भाई पटेल, falls? कौन सी एजेंसी उस सप्ताह के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाती है जिसमें 31 अक्टूबर स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन आता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो आपको जानना चाहिए 31 अक्टूबर को हम सभी जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस होता है। तो 31 अक्टूबर से ही शुरुआत हो जाती है विजिलेंस अवेयरनेस वीक की। तो ये मनाया जाता है बेसिकली सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा। तो इस बार 2022 में 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा है। थीम रहेगा भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत, यानी कि करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। साथ ही आपको जानना चाहिए सुरेश एन पटेल ये सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड मेज गार्डन एंड मियावाकी फॉरेस्ट इन विच स्टेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मेज उद्यान और मियावाकी वन का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, गुजरात। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुजरात में एकता नगर में मेज गार्डन और मियावाकी फॉरेस्ट इनको राष्ट्र को डेडिकेट किया है। ये दोनों ही जो मेज गार्डन और मियावाकी फॉरेस्ट हैं, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के ही इर्द गिर्द है, उसी के ही पास में लोकेटेड है। तो 2100 मीटर का पाथवे है। और जो ये मेज गार्डन है ये केवल 8 महीने में बनाया गया है और लार्जेस्ट मेज गार्डन है कंट्री का। केवल 8 महीने की शॉर्ट स्पैन में इसको बनाया गया है, यंत्र की शेप में इसको बनाया गया है और ये पॉजिटिव एनर्जी एमिनेट्स करता है। आपको जानना चाहिए मियावाकी फॉरेस्ट के बारे में। तो जो मियावाकी है ये एक टेक्निक है। किसके नाम पर इस फॉरेस्ट का नाम रखा गया है? जापानीज बोटनिस्ट एंड इकोलॉजिस्ट डॉक्टर अकीरा मियावाकी। तो कई तरह के जो स्पीसीज होती हैं उनकी प्लांट सैपलिंग्स यहाँ पर लगाई गई हैं। मकसद यही है कि कम से कम समय में एक बड़ा डेंस फॉरेस्ट यहाँ पर विकसित किया जा सके। तो जो ये मियावाकी टेक्निक होती है फॉरेस्ट की, इसके तहत आप केवल 2 से 3 साल में ही एक अच्छा खासा फॉरेस्ट जो है डेवलप कर सकते हैं। जबकि अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से देखें तो 20 से 30 साल लग जाते हैं एक फॉरेस्ट बनाने के लिए। साथ ही कुछ और न्यूज़ हम देखें गुजरात से संबंधित थी, जिनकी वजह से हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी गुजरात में रहे। क्या क्या उन्होंने इनोग्रेट किया? तो देखिए, इन्होंने आधारशिला रखी है C295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की वडोदरा गुजरात में। और साथ ही इन्होंने 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस जो हम मनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर, तो उस कार्यक्रम में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। आपको बता दें साल 2014 में ये डिसाइड किया गया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो बर्थ एनिवर्सरी है 31 अक्टूबर, उसे हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाएंगे। साथ ही हमने एक दुखद घटना भी देखी मोरबी गुजरात, यहाँ पर झूलतो पुल, एक ये पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज था मच्छू रिवर पर, ये कोलैप्स हो गया और 150 या इससे ज़्यादा लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो गई है। द इंडियन मेंस हॉकी टीम बीट विच टीम टू विन द सुल्तान ऑफ जोहर कप इन मलेशिया? मलेशिया में सुल्तान ऑफ जोहर कप जीतने के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस टीम को हराया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए, 2 टाइम की चैंपियन है इंडिया, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है
और अपना थर्ड सुल्तान ऑफ जौहर कप जीत लिया है। तो 5 साल का जो जिंक्स था उसको तोड़ दिया है। इसके बारे में हम भी देखेंगे, बात करेंगे क्या मतलब है इसका। तो आपको जानना चाहिए अंडर 21 मेंस फील्ड हॉकी टूर्नामेंट होता है अंडर 21, और कहाँ पर खेला गया? तमन दया हॉकी स्टेडियम मलेशिया में। आपको जानना चाहिए भारत इससे पहले 2013 और 2014 में चैंपियन बन चुका है, लेकिन उसके बाद से 2000 अगर पहले की बात करें 2012 और बाद की बात करें 2015, 18 और 19, इसमें दूसरी पोजीशन पर रहा है, जीत नहीं पाया। 2020-21 में ये टूर्नामेंट हुआ नहीं कोविड के कारण। अब आप ये देखिएगा पहले पैराग्राफ में जो लिखा है ना, ये जिंक्स, जो मैंने अंडरलाइन भी किया है। जिंक्स का मतलब होता है कोई काम किसी जगह पर जब अटक जाता है तो आप उसको कहते हैं कि ये यहीं पर अटक जाता है। जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर है, उनके करियर में एक फेस आया था कि वो 90s में जब भी आते थे, जैसे 92 स्कोर कर दिया, 91 स्कोर कर दिया, तो वहीं पर तो वहाँ पर आउट हो जाते थे, तो उसको बोलते थे कि जिंक्स है, 90s का जिंक्स है ना। इसका मतलब क्या है, वो 90s में जब भी आते हैं आउट हो जाते हैं। जब उन्होंने फाइनली 100 मारा तो कहा गया कि 90s का जो जिंक्स था उसको तोड़ दिया है। अब आप ऐसा कह सकते हैं, आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्री निकाल दे रहे हैं और मेंस में जो है आप फेल हो जा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए नहीं जा पा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे कि 3-4 साल से ऐसे ही चल रहा है। तो आप कहेंगे मेंस का जो जिंक्स था वो फाइनली टूट गया और मैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर गया। तो वही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि 2014 के बाद से 5 बार टूर्नामेंट खेला गया, उसमें जीते नहीं हम, 15, 16, 17, 18 और 19 में। ठीक है, तो उस जिंक्स को तोड़ दिया, क्योंकि सेकंड आ रहे थे, पास पहुंच जा रहे थे उस चीज़ के, लेकिन फाइनली जीत नहीं पा रहे थे, और अब इसको जीत लिया है, तो उसको बोलते हैं जिंक्स। तो फर्स्ट एडिशन इस सुल्तान ऑफ जौहर कप का ये साल 2011 में हुआ था, और इंडिया और ग्रेट ब्रिटेन ही सबसे सक्सेसफुल टीम्स हैं इसमें, दोनों ने ही 3 बार ये टूर्नामेंट जीता है। विच कंट्री वॉन अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप? अंडर 17 महिला विश्व कप किस देश ने जीता? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, स्पेन। तो देखिए डिफेंडिंग चैंपियन है स्पेन, इन्होंने फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप जीत लिया है, कोलंबिया को हराया इन्होंने। ये स्पेन का सेकंड टाइटल है, पहला टाइटल इन्होंने साल 2018 में जीता था। ये टूर्नामेंट भारत में ही आयोजित किया गया। राइट साइड में आप पूरी जानकारी देख सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पर कौन है, सेकंड पर, थर्ड पर और फोर्थ पर। तो इसका जो फाइनल है डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई महाराष्ट्र में खेला गया है, स्पेन और कोलंबिया के बीच। स्पेन इसमें विक्टोरियस रहा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द चेयर ऑफ द सिविल 20 यानी कि C20 ग्रुप? सिविल 20 C20 समूह का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, माता अमृता नंदमयी देवी, अम्मा भी बोलते हैं इन्हें। तो देखिए स्पिरिचुअल लीडर हैं माता अमृता नंदमयी देवी, अम्मा इनको बोला जाता है। तो इन्हें हमारे देश का जो सिविल 20 या C20 आप कहेंगे, इसकी अध्यक्षा चुना गया है। तो देखिए जो ग्रुप ऑफ 20 है G20, तो उससे ही संबंधित ही एक ऑफिशियल इंगेजमेंट ग्रुप बनाया गया है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। अच्छा, अगर हम बात करें अम्मा की, तो इन्हें हगिंग संत भी बोला जाता है इनके फॉलोअर्स के द्वारा, और ये एम्ब्रेसिंग द वर्ड इसकी फाउंडर हैं। आपको जानना चाहिए जो C20 है ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक प्लेटफॉर्म है। देखिए G20 लीडर्स जो हैं, जो G20 कंट्रीज जो हैं, उन सभी में जो नॉन गवर्नमेंट और नॉन बिजनेस ग्रुप्स हैं, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनके लिए फोरम बनाया गया है सिविल 20। आपको जानना चाहिए भारत G20 की प्रेसिडेंसी अपने पास ले लेगा 1 दिसंबर 2022 से, कब तक रहेगी? 30 नवंबर 2023 तक। इसी बीच 9 से 10 सितंबर 2023 में वही मेन डे आएगा जब भारत G20 लीडर्स की समिट को होस्ट करेगा न्यू दिल्ली में। अच्छा, G20 में 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन है, ये आप सभी जानते हैं। भारत 1999 से इसका मेंबर रहा है। आपको ये जानना चाहिए कि जो G20 की मेन मीटिंग है ना, जहाँ पर जो हेड्स ऑफ स्टेट्स आएंगे, गवर्नमेंट आएंगे अलग अलग देशों के, वो न्यू दिल्ली में होगी। जो जम्मू एंड कश्मीर की बात चल रही है, वहाँ पर जो अलग अलग मीटिंग्स होती है ना, वो हो सकती है, लेकिन जो मेन मीटिंग है न्यू दिल्ली में होगी। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए कहाँ होगी G20, तो याद रखिएगा न्यू दिल्ली में। एशियाज फर्स्ट पैथोजन रिड्यूसिंग मशीन इनोग्रेटेड इन विच सिटी? एशिया की पहली रोगजनक कम करने वाली मशीन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, लखनऊ। तो देखिए उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, इन्होंने एशिया की फर्स्ट पैथोजन रिड्यूसिंग मशीन
इसको इनोग्रेट किया है लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो ब्लड एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट है यहाँ पर। तो अब इस पैथोजन रिड्यूसिंग मशीन के इंस्टॉल होते ही जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो काफ़ी सेफ हो जाएगा, क्योंकि जो ये मशीन है ये पैथोजन्स इंक्लूडिंग वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इन सभी को इनएक्टिवेट कर देती है प्लाज्मा और प्लेटलेट से। तो कोई पेशेंट है उसमें HIV, हेपेटाइटिस A, B, डेंगू और जो भी डिजीज़ होती है तो उनके होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है। विच बैंक हैज़ टाइड अप विद यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस फॉर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन 2 and 4 व्हीलर एंड हेल्थ इंश्योरेंस? किस बैंक ने ऑनलाइन 2 पहिया और 4 पहिया वाहन और स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है? ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडियन बैंक। तो आपको जानना चाहिए इंडियन बैंक ने यहाँ पर कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं अपने प्रोजेक्ट वेव के तहत, ताकि कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है उसको इन्हेंस किया जा सके। तो इसने 6 डिजिटल इनिशिएटिव्स लॉन्च किए इनके जो MD एंड CEO SL जैन इनके द्वारा, किसके साथ मिलकर? जो यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस है इनके साथ मिलकर। यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO शरद माथुर हैं। तो इंडियन बैंक ने यहाँ पर यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस के साथ टाई अप किया है फॉर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन 2 and 4 व्हीलर एंड हेल्थ इंश्योरेंस थ्रू इट्स मोबाइल एप्लीकेशन ऐप इंडोसिस। तो ये जो ऐप है इंडियन बैंक की, इसके थ्रू 2 and 4 व्हीलर और हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, दोनों तरह के हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी और व्हीलर इंश्योरेंस भी, मोटर इंश्योरेंस भी। साथ ही इंडियन बैंक ने रूपिक कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के साथ भी एक को लैंडिंग अरेंजमेंट किया है। आप जानते हैं इंडियन बैंक के बारे में, हेडक्वार्टर्स चेन्नई तमिलनाडु में है। टैगलाइन है टेकिंग बैंकिंग टेक्नोलॉजी टू कॉमन मैन, या फिर योर ओन बैंक। विच बैंक हैज executed an agreement with the United States International Development Finance Corporation for a $150 million loan to expand its microfinance portfolio? किस बैंक ने अपने माइक्रोफाइनेंस पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए $150 मिलियन के ऋण के लिए यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ एक समझौता किया है? सही आंसर यहाँ ऑप्शन डी है, इंडसइंड बैंक। तो आपको जानना चाहिए इंडसइंड बैंक ने यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ एक एग्रीमेंट किया है $150 मिलियन के लोन के लिए, ताकि अपना जो माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो इसको एक्सपेंड कर सके इंडसइंड बैंक। तो ये जो लोन लिया गया है इसको इंडसइंड बैंक विमेन बोरोवर्स जो है रूरल कम्युनिटीज़ की, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इनको प्रोवाइड कराएगा। इंडसइंड बैंक के बारे में आप जानते हैं MD एंड CEO सुमंत कथपालिया है। हेडक्वार्टर्स पुणे महाराष्ट्र में है। टैगलाइन है वी केयर दिल से, वी मेक यू फील रिचर। विच बैंक रिसीव्ड CCI अप्रूवल टू सेल अप टू 10% स्टेक ईच टू कार्लाइल वेरवेंटा होल्डिंग्स? कार्लाइल वेरवेंटा होल्डिंग्स को 10% हिस्सेदारी बेचने के लिए किस बैंक को CCI की मंजूरी मिली है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, यस बैंक। तो देखिए जो हमारा कंपटीशन रेगुलेटर है CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसने यस बैंक को मंजूरी दे दी है कि आप अपना 10% स्टेक जो ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, कार्लाइल ग्रुप और वेरवेंटा होल्डिंग्स, इनको दे सकते हैं। और इसके जुलाई में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत 10% स्टेक के बदले यस बैंक 8,898 करोड़ रुपीस यहाँ पर इक्विटी कैपिटल रेज कर रही है। यस बैंक के बारे में आप जानते हैं MD एंड CEO प्रशांत कुमार है। हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। विच कंट्री हैज इमर्ज्ड एज इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन? कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य के रूप में उभरा है? सही आंसर ऑप्शन डी है, द नीदरलैंड्स। तो नीदरलैंड्स इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है और चाइना को पीछे छोड़ दिया है। आपको जानना चाहिए ब्राज़ील जो कि फिस्कल 22 में 21st स्पोर्ट पे था, ये अब 8th बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट बन गया है भारत के लिए, और इंडोनेशिया आ गया है 7th पोजीशन पर। बाकी अगर हम ओवरऑल बात करें, सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है भारत के लिए वो यूनाइटेड स्टेट्स है, दूसरे नंबर पर UAE है। मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य M सिंधिया हैज़ इनोग्रेटेड द ऑपरेशन ऑफ 3 फ्लाइट्स कनेक्टिंग 5 cities ऑफ विच रीजन? नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने किस क्षेत्रीय 5 शहरों को जोड़ने वाली 3 उड़ानों के संचालन का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर यहाँ ऑप्शन
डी है नॉर्थ ईस्ट। तो आपको जानना चाहिए मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, इन्होंने एमओएस सिविल एविएशन जनरल विजय कुमार सिंह या वीके सिंह रिटायर्ड, इनके साथ मिलकर 3 फ्लाइट्स को जो है इनोग्रेट किया है, 3 फ्लाइट्स के ऑपरेशन को इनोग्रेट किया है। ये फ्लाइट्स नॉर्थ ईस्ट रीजन की जो 5 सिटीज़ हैं, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, इन राज्य की जो 5 सिटीज़ हैं इनको कनेक्ट करता है। आपको बता दें पिछले 8 साल में 7 एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्ट रीजन में डेवलप कर दिए गए हैं। उड़ान स्कीम के तहत 14% रूट्स नॉर्थ ईस्ट रीजन को दिए गए हैं और उड़ान 4.2 जो कि एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है सी प्लेन्स, स्मॉल एयरक्राफ्ट, फिक्स विंग और हेलीकॉप्टर्स के लिए, इसके तहत 18% रूट्स नॉर्थ ईस्ट रीजन को अवार्ड किए गए हैं। 500 करोड़ रुपए का एक कॉर्पस यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए रखा गया है। न्यू फ्लाइट्स देखें तो इम्फाल, आइजोल, इम्फाल, और दूसरी फ्लाइट है शिलोंग, लीलाबड़ी, शिलोंग, और तीसरी है लीलाबड़ी, 0 लीलाबड़ी। साथ ही आपको जानना चाहिए 2 नए रूट्स अगरतला, चिटगांव अगरतला और इम्फाल, मंडले, इम्फाल, इसको भी जल्द ही ऑपरेशनलाइज्ड किया जाएगा। लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा won the presidential elections in which country? लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ने किस देश में राष्ट्रपति चुनाव जीता? सही आंसर ऑप्शन ए ब्राजील है। तो देखिए फॉर्मर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट एंड वर्कर्स पार्टी लीडर लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा, इन्होंने इनक्यूम्बेंट जो प्रेसिडेंट हैं जेर बोल्सोनारो, इनको प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में हरा दिया है। आपको बता दें इससे पहले जो लुलू है, ये लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा जो हैं ये 35th प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं ब्राज़ील के 2003 से 2010 तक, और अब 39th प्रेसिडेंट बन जाएंगे 2023 में। द मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हैज़ अप्रूव्ड महाराष्ट्र ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इन विच सिटी? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने किस शहर में महाराष्ट्र के ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है पुणे। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो कि 492.85 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, कहाँ पर बनेगा? रंजनगांव फेज 3 नियर पुणे इन महाराष्ट्र, इसको मंजूरी दे दी है। अच्छा, पुणे से ही संबंधित एक और न्यूज़ है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है पुणे महाराष्ट्र में, एक्सपेंशन ऑफ हॉर्टिकल्चर वैल्यू चेन इन इंडिया, पोटेंशियल एंड अपॉर्चुनिटीज। यूनियन एजुकेशन, इसका हिंदी ट्रांसलेशन जो है ये मैं पीडीएफ में सही कर दूंगा। ये मैं कल की पीपीटी में ही करता हूँ ना, उसको मतलब चेंज करता हूँ, तो ये हिंदी ट्रांसलेशन में करना भूल गया, माफ़ कीजिएगा इसके लिए। मैं आपको हिंदी में बता दूंगा क्या मतलब है। यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान साइंड MOU विद फीफा एंड AIFF फॉर इम्प्लीमेंटिंग विच इनिशिएटिव इन इंडिया? देखिए क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने फीफा और AIFF के साथ एक MOU साइन किया है, तो किस इनिशिएटिव के लिए साइन किया है, क्या नाम है उस इनिशिएटिव का, ये पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन है फुटबॉल फॉर युवा, फुटबॉल फॉर यूथ, फुटबॉल फॉर इंडियंस या फिर फुटबॉल फॉर स्कूल्स। तो सही आंसर ऑप्शन डी है फुटबॉल फॉर स्कूल्स। तो देखिए यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बिहाफ पर एक MOU साइन किया है मुंबई में फीफा और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF के साथ। किसके लिए? भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल्स इनिशिएटिव के लिए। फीफा के प्रेसिडेंट आप सभी जानते हैं मिस्टर इन्फेंटिनो है, और जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है इसके प्रेसिडेंट कल्याण चौबे हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्रीज स्पेशल ऑपरेशन मेडल फॉर द ईयर 2022 अवार्डेड फॉर 4 स्पेशल ऑपरेशंस? किस केंद्रीय मंत्रालय का विशेष अभियान पदक वर्ष 2022 के लिए 4 विशेष अभियानों को प्रदान किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो देखिए 63 पुलिस ऑफिसर्स जो कि तेलंगाना, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर से आते हैं, इन्हें स्पेशल ऑपरेशन मेडल दिया गया है 2022 के लिए। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। किस लिए? 4 स्पेशल ऑपरेशंस के लिए जो इन्होंने जो है एग्जीक्यूट किए हैं। टेररिज्म, बॉर्डर एक्शन, आर्म्स कंट्रोल, प्रिवेंशन ऑफ नारकोटिक्स, स्मगलिंग और रेस्क्यू से संबंधित। आपको बता दें जो ये मेडल है स्पेशल ऑपरेशन मेडल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का,
ये साल 2018 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। The United Nations Security Council Counter-Terrorism Committee's meeting hosted in India also saw participation from 5 other countries apart from the members of the Security Council. Which one of these is not one of the 5 other countries who participated? भारत में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की बैठक में सुरक्षा परिषद के सदस्यों के अलावा 5 अन्य देशों ने भी भाग लिया। इनमें से कौन सा उन 5 अन्य देशों में से एक नहीं है जिन्होंने भाग लिया? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा सऊदी अरब। तो आपको जानना चाहिए कि हमारी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तो इनसे मुलाकात की यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स काउंटर टेररिज्म कमेटी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने। तो भारत में जो है 28-29 अक्टूबर को एक स्पेशल मीटिंग हुई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी की, और इस मीटिंग को जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर हैं उनके द्वारा एड्रेस किया गया। इन्हीं के साथ साथ अल्बानिया, गैबोन, घाना, यूनाइटेड अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम, इन 5 देशों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सऊदी अरब इसमें शामिल नहीं रहा। अच्छा, जो हमारी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन में, रुजवीरा काम्बोज, इन्होंने इस कमेटी की अध्यक्षता की है। आपको जानना चाहिए इस कमेटी ने दिल्ली डिक्लेरेशन इसको अडॉप्ट किया है। दिल्ली डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? टेररिज्म को टैकल करने से संबंधित। ये आप याद रखेंगे, यानी कुछ इस तरह से टेक्नोलॉजीज लाई जाएं ताकि जो टेररिस्ट का जो पर्पस है उसको हम जो है ख़त्म कर दें, उस पर्पस को जो है डिफीट कर दें। नेम द फॉर्मर होम सेक्रेटरी हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन टाटा पावर बोर्ड। उन पूर्व गृह सचिव का नाम बताइए जिन्हें टाटा पावर बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया। सही आंसर ऑप्शन सी राजीव महर्षि है। तो देखिए, टाटा पावर ने अनाउंस किया है कि हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इन्होंने अपनी मंजूरी दे दी है कि फॉर्मर यूनियन होम सेक्रेटरी राजीव महर्षि, इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है अगले 5 साल के लिए। Who won the title of Mr. India, the country's largest men's competition? देश की सबसे बड़ी पुरुष प्रतियोगिता मिस्टर इंडिया का खिताब किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन बी विनीत शर्मा है। तो मध्य प्रदेश के अशोकनगर के रहने वाले हैं विनीत शर्मा, ये मिस्टर इंडिया बन गए हैं। Which country's Amou Haji, nicknamed world's dirtiest man, died recently? हाल ही में किस देश के अमो हाजी, जिन्हें दुनिया का सबसे डर्टिस्ट या फिर गंदा आदमी कहा जाता है, का निधन हो गया? सही आंसर यहाँ ऑप्शन ए है ईरान। तो देखिए, अमो हाजी ये ईरान के थे और इनको वर्ल्ड का डर्टिएस्ट मैन बोला जाता है क्योंकि लगभग 55-60 साल से इन्होंने जो है नहाए नहीं थे। तो 94 की एज में इनका निधन हो गया है। NHAI's Infrastructure Investment Trust, InvIT, non-convertible debentures (NCDs), was listed on the Bombay Stock Exchange. What % of NCDs has been reserved for retail investors? NHAI का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुआ। खुदरा निवेशकों के लिए कितने प्रतिशत नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर एनसीडी आरक्षित किए गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 25%। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है आने वाले जो आपका बैंक एग्जाम है मेंस, उसमें ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी, इन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE मुंबई में NHAI इनविट नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को लिस्ट किया है। देख, एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है ये, जिससे जो पैसा जमा होगा उसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगाएगा NHAI। तो यहाँ पर जो 25% ऑफ जो NCDs हैं यानी कि नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हैं, इनको रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व किया गया है। आपको बता दें ये 8.05% का सेमी एनुअली रिटर्न दे सकते हैं और इसके लिए जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट है वो 10,000 रुपीज़ है। ये याद रखिएगा, एक तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितनी है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के लिए, ये है 10,000 रुपीज़, और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कितना प्रतिशत रिजर्व किया गया है? 25%। फेस वैल्यू कितनी है एक NCD की? 1,000 रुपीज़। Due to heat wave, India suffered an income loss of what % of gross domestic product according to the Climate Transparency Report 2022?
जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2022 के अनुसार हीट वेव के कारण भारत को सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत तक की आय का नुकसान हुआ? सही आंसर ऑप्शन डी है 5.4%। तो आपको जानना चाहिए, यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी, इसका टाइटल है। तो इसमें बताया गया है कि हीट वेव के कारण भारत ने अपनी जीडीपी का 5.4% जो आय है उसको जो है खो दिया है। यानी कि अगर आप इसको अमाउंट में बात करें तो 159 बिलियन यूएस डॉलर का लॉस हुआ है हीट वेव के कारण। तो हालांकि इस जो ये फैक्ट बताया गया, इसके बावजूद जो ग्लोबल एमिशन है उसमें भारत 3% का कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, जो हानिकारक गैसों का जो एमिशन है उसमें 3% भारत रिस्पॉन्सिबल है। इसमें ये बताया गया है कि 142 मिलियन पीपल यहाँ भारत में ये हीट वेव को एक्सपोज हो सकते हैं। तो क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट का ये 8th एडिशन रहा और 16 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस रिपोर्ट को डेवलप किया है। इसमें ये बताया गया है कि अगर हम ग्लोबल एमिशन की बात करें तो उसमें यूएस से पहली पोजीशन पर है, ये 25% ऑफ ग्लोबल एमिशन जो है इसकी हिस्सेदारी है। फिर उसके बाद आता है यूरोपियन यूनियन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एम्प्लॉयर एज पर स्टैटिस्टा? स्टैटिस्टा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा डिफेंस मिनिस्ट्री इंडिया। तो देखिए स्टैटिस्टा ने एक चार्ट शो किया है, एक रिपोर्ट बताई है। इन्होंने बताया कि अगर वर्ल्ड के बिगेस्ट एम्प्लॉयर की बात करें जो रोजगार देता है वो है इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। 2.92 मिलियन पीपल को रोजगार दिया हुआ है। दूसरे नंबर पर है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, 2.91 मिलियन पीपल को एम्प्लॉय करता है। और अगर हम बात करें इसमें ये भी बताया गया है कि किसी भी कंपनी में इतने एम्प्लॉयज़ नहीं है जितने वॉलमार्ट में है। वॉलमार्ट में 2.3 मिलियन है और जो दूसरे नंबर पर है अमेजोन, ये तो काफ़ी पीछे है, 1.6 मिलियन। साथ ही आपको जानना चाहिए स्टैटिस्टा क्या है, एक जर्मनी बेस्ड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। ये डेटा और स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड कराती है। नाम तो आपने सबने सुना होगा इसका। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। द नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नेट ग्रिड ब्रिंग्स टुगेदर डेटा फ्रॉम हाउ मेनी सेंट्रल एजेंसीज? 11. Recently the central government announced bringing the Hatti community under the scheduled tribe list. In which state the Hattis are predominantly concentrated? Himachal Pradesh. Which genetically modified crop has recently been given environmental clearance by the Genetic Engineering Appraisal Committee in India? Mustard. BCCI President Roger Binney served as the president of which state's cricket association until he was elevated to the top job at BCCI earlier this month? Answer is Karnataka. In which state is the manufacturing facility for C295 transport aircraft is being set up by Tata Advanced Systems Limited in partnership with European aviation major Airbus? Answer is गुजरात। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। Why was the 12-mile कर्च स्ट्रेट ब्रिज इन द न्यूज़ रिसेंटली? आपको बताना है जो ये ब्रिज है कर्च स्ट्रेट ब्रिज, ये हाल ही में न्यूज़ में था। तो क्यों था? छोटा आंसर कीजिएगा। What is India's rank in terms of number of nurses working abroad? Which state records nation's highest percentage of child marriage with 5.8%? In October, which country announced $400 million humanitarian aid to Ukraine? The Gujarat government moved a proposal to form a committee to look into implementing the Uniform Civil Code in the state. Which are the other two BJP ruled states that announced similar moves related to implementing the UCC this year? Which bank has announced the launch of its first digital banking unit at Chalakudi in Kerala's Thrissur district? तो इन 6 क्वेश्चंस के आंसर बताइएगा। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स पढ़ना को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।